नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 1 अगस्त से पूरे 1 महीने के लिए भारत के हाथों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान आ गई है। आज से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है और इस महीने के दौरान यह समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार भी है। तो क्या है ये पूरा मामला, पहले रिपोर्ट देखते हैं। आज यानी अगस्त से पूरे 1 महीने के लिए भारत के हाथों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान आ गई है। आज से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है और इस महीने के दौरान ये समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत की ताजपोशी से पाकिस्तान को डर सताने लगा है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की भारत की नीयत से डरे पाकिस्तान ने उम्मीद जताई कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के मुताबिक पाक विदेश कार्यालय ने शनिवार को उम्मीद जताई कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपने महीने भर के कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने डॉन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियम और मानदंडों का पालन करेगा। फिर से कश्मीर का राग अलापते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि क्योंकि भारत ने अध्यक्ष का ये पद संभाल लिया है, इसलिए हम उसे एक बार फिर से ये याद दिलाना चाहते हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जम्मू कश्मीर पर प्रस्तावों को लागू करे। पाकिस्तान का ये डर इसलिए भी है क्योंकि भारत जब अध्यक्ष पद पर 1 महीने के लिए रहेगा तो उसका कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के डर की एक वजह यह भी है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करता है, जबकि भारत हमेशा वहां राजनीतिक हल निकालने की बात करता आया है और शांति का पक्ष धर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान में उसकी नापाक कोशिशों को भारत अपने कार्यकाल में पूरा नहीं होने देगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर अध्यक्ष भारत का पहला कार्य दिवस सोमवार यानी 2 अगस्त को होगा। तिरुमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिश्रित संवाददाता सम्मेलन करेंगे, यानी कुछ लोग वहां मौजूद होंगे जबकि अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों को भी कार्य विवरण उपलब्ध कराएंगे जो परिषद के सदस्य नहीं है। बता दें कि सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। यह सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत अगले साल दिसंबर में फिर से सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा और आतंकवाद को रोकने जैसे विषयों पर ध्यान देगा तथा इन मुद्दों पर उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेगा और ठोस रणनीति बनाने पर जोर देगा। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत परिषद के भीतर और बाहर दोनों जगह आतंकवाद से लड़ने पर जोर देता रहा है। हमने आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों को न केवल मजबूत किया है, खासतौर से आतंकवाद के वित्त पोषण को, बल्कि हमने आतंकवाद पर ध्यान को कमजोर करने की कोशिशों को भी रोका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत की ये ताजपोशी हुई है और इससे पाकिस्तान को डर सताने लगा है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की जो भारत की नीयत हमेशा से रही है, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है और अब पाकिस्तान साफ तौर पर यह कह रहा है कि भारत जो भी कार्रवाई करे वो निष्पक्ष होकर के करे और किसी भी तरह का इसमें विवाद उत्पन्न ना हो। लेकिन साफ तौर पर यह बात जरूर है कि जिस तरह से भारत को ये अध्यक्षता करने का जो मौका मिला है, भारत के पास एक बढ़िया मौका है इस समय, जहां जिस तरह से भारत को तमाम तरह से जो परेशान किया जाता है, खासकर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, सीमा सुरक्षाओं को लेकर, तो उस मामलों को लेकर के, उन तमाम मुद्दों को लेकर के भारत अब अपनी बात पूरी तरह से रख सकता है और तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। आज इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अनुपम तिवारी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और महमूद आलम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अनुपम जी, आपसे सवाल, भारत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा और भारत अपने किन किन कामों को लेकर के संतुष्ट भी है
कि ये काम शायद अब पूरी तरह से हो सकते हैं? देखिए, आपकी रिपोर्ट मैंने पूरी सुनी है दिनेश, और रिपोर्ट में काफी हद तक भारत की जो भी आने वाली सिचुएशंस हैं उस पे आपने प्रकाश डाला हुआ है। भारत विश्व का एक बहुत ही जिम्मेदार मुल्क है। भारत ने विश्व शांति की बात करी है और भारत ने हमेशा डेमोक्रेटिक मूल्यों को बढ़ाने वाली बातें करी। मुझे लगता है काउंसिल की चेयर के ऊपर बैठेंगे अध्यक्ष के रूप में, तो भारत हमेशा यही काम कोशिश करेगा कि विश्व में शांति कैसे स्थापित करी जाए। भारत ने अपना एजेंडा अगले 2 महीनों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। भारत मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा, भारत पीस कीपिंग के ऊपर काम करेगा, यानी शांति को बढ़ावा देने के ऊपर काम करेगा, और साथ ही साथ भारत काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करेगा। 3 एजेंडे भारत ने 2 महीने के लिए सेट किए हुए हैं, जिसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अब चिंता करनी पड़ेगी और काम करते हुए दिखना पड़ेगा। देखिए, विश्व में शांति की लगातार बनी हुई है। अलग अलग मुल्क ऐसे हैं जो अलग अलग कारणों से बहुत ही परेशान है। आप सेंट्रल एशिया के देश देख लीजिए या गल्फ कंट्रीज के देश देख लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज को देख लीजिए, हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन सबसे मुंह मोड़ करके नहीं बैठ सकती है। भारत अध्यक्ष रहते हुए इनके ऊपर बात करेगा और इनके ऊपर लगातार मीटिंगें करेगा। इसके साथ ही साथ पीस कीपिंग के ऊपर भारत ने हमेशा प्रयास किया है। भारत की सेनाएं, शांति सेनाएं कई सारे देशों में लगातार काम करती रही हैं और भारत ने हमेशा से एक जिम्मेदार मुल्क की तरह है इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो भारत इसके ऊपर काम करेगा। रही बात काउंटर टेररिज्म, देखिए ये वो एक इकलौता ऐसा मुद्दा है जिससे भारत व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा, भारत पिछले कई सालों से टेररिज्म की मार सह रहा है और भारत एक ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देगा जब विश्व उसकी टेररिज्म के ऊपर बातें सुनेगा और टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके ऊपर भारत की चिंताओं को विश्व समझेगा। तो मुझे लगता है कि भारत इसके ऊपर जबरदस्त दबाव बना सकता है और जो पाकिस्तान की चिंता है वो भी इसी बात को लेकर के है कि कश्मीर में जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है उस प्रोपेगेंडा से कहीं भारत उसको असलियत की तरफ न ले जाए, यानी विश्व को जो पाकिस्तान गुमराह करने की कोशिश कर रहा है उस गुमराह करने से भारत कहीं अपने आप को बचा न ले जाए। तो पाकिस्तान इसीलिए परेशान है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को पाकिस्तान के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरमैनशिप भारत के पास आई है वो एक बड़ा मौका है और इस बड़े मौके को भारत को पूरे विश्व में दिखाना पड़ेगा। भारत की जो डिप्लोमेटिक जो चेन है उस चेन को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बने, और साथ ही साथ भारत के राजनीतिक तबके को भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको बैकअप देना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसा मंच है जहां पर भारत बहुत लगातार प्रयास कर रहा है। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी प्रयासरत है। तो अगर इस तरह के मौके को भारत अपने इस्तेमाल करेगा, अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा, तो आगे चल के हो सकता है कि वो देश जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करते हैं, जैसे कि चीन, और इन सब देशों को भी शायद भारत की तरफ से एक विश्वास में लेने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल सर। महमूद आलम सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो इतनी बड़ी जवाबदारी भारत को मिली है, अब भारत इस अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा, कितना इससे लाभ होगा और क्या कुछ और समस्याएं इससे जो अभी तक जिनसे भारत जूझता रहा है, हर मुद्दे को लेकर के भारत यूएन पहुंचने की बात होती थी, अब खुद जब भारत वहां का नेतृत्व करेगा तो क्या कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, जैसे कि आप अपनी रिपोर्ट में बता ही चुके हैं कि आज से जो है हमारी अगस्त पूरे महीने के लिए आज से जो है प्रेसिडेंटशिप जो है यूएनएससी की वो हमारे पास आ गई है, और जो हमारे परमानेंट एम्बेसडर जो त्रिमूर्ति साहब हैं वो जो है अब यूएनएससी के जो है प्रेसिडेंट होंगे। और यहाँ पे है कि 1 महीने में जो भी एजेंडा होगा वो हम ही सेट करेंगे। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह होंगे हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसके अलावा जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी करेंगे। और देखिए, इस महीने 3 जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन पे जो है आप एक तरीके से बोले बातचीत होनी है यहाँ पे। तो उसमें मेजर जैसे कि हमारे अभी को पैनलिस्ट बता रहे थे कि आपका जो देखिए पीस कीपिंग है, और आपको जैसे कि मालूम है अगर इतिहास उठा के देख लें, इंडिया ने हमेशा यूएन की जो भी पीस कीपिंग फोर्सेज रही हैं उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। फिर मैरीटाइम का भी बात होगी और काउंटर टेररिज्म की बात होगी। तो मैरीटाइम में भी देखिए बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि हम लोग भी जो है देख रहे हैं कि और जहाँ तक काउंटर टेररिज्म की बात है तो टेररिज्म तो हम आज तक भुगत रहे हैं।
जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा हो रहा है, और अभी उसमें एक नया मोड़ आया है जब से ड्रोन वाला हुआ है। 2 दिन पहले भी जो है सामा सेक्टर में ड्रोन देखे गए हैं। तो एक इंडिया को हमको जो है एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम ये सारी चीजें जो है विश्व के सामने रख सकें। हालांकि थोड़ा सा मुझे डाउट है कि हमको जो है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर से इतना सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए मेरा हमेशा से अपना एक वो रहा है कि ये टेररिज्म की जो जंग है वो आपकी अपनी जंग है, आपको खुद लड़नी होगी, कोई आपका साथ नहीं देगा। उदाहरण के तौर पे आपको मैं देना चाहता हूँ कि यूएसए को अच्छे तरीके से मालूम था कि हमने जो है अफगानिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और हमारे उनसे हिस्टोरिक रिलेशन है, और हमने वहाँ की अर्थव्यवस्था में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन जब पीस की बात होती है दोहा में, तो वो जो है यूएसए जो है चाइना को बुलाता है, रशिया को बुलाता है, पाकिस्तान को बुलाता है और हमको इग्नोर करता है। इसी तरीके से आप ये देखिए तालिबान से आज चाइना भी दोस्ती कर रहा है, रशिया की भी दोस्ती हो रही है, और पाकिस्तान तो है ही है। तो इस वजह से हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, नो डाउट। हम जो है प्रोपेगेंडा जो करता है पाकिस्तान करता है, या जो और कंट्रीज जो हमारे खिलाफ है वो करते हैं, उनको हम जो है निगेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जो है क्योंकि देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में चलती तो वही 5 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स की है जिनके पास वीटो पावर है। उनको हम कितना जो है यहाँ पे जो है अवगत करा सकते हैं कि देखिए ये जो है पर्टिकुलरली टेररिज्म के ऊपर कि देखिए पाकिस्तान का क्या दोहरे मापदंड है। लेकिन मैंने आपको बताया सारी कंट्रियां जो हैं वो अपने हितों की रक्षा करती हैं। तो आज जो है लोग जो है यूएसए हुआ, चाइना हुआ, वो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है तालिबान के ऊपर उनका जो है ज्यादा असर है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है क्या नहीं। बिल्कुल सर। अनुपम सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो हरकतें रहती हैं, पता सबको है, हमें सब पता है कि किस तरह से पाकिस्तान करता है, लेकिन जब यूएन जाते हैं वहां जाकर पाकिस्तान अलग तरह के तथ्य रखता है, जैसे कि बिल्कुल ही मासूम है, उसको किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। वही स्थिति अब चाइना भी कर रहा है। चाइना पाकिस्तान में अपनी पूरी तरह से गतिविधियां बढ़ा रहा है और जहां तक होता है पाकिस्तान का पूरा पूरा सपोर्ट करता है। इन चीज़ों का कैसे खुलासा हो पाए विश्व पटल पर, ये किस तरह से जा पाए संदेश कि वाकई में पाकिस्तान में जो है आतंकवादी परस्त हैं ये लोग, और ये पूरी घटनाओं को जितनी भी घटनाएं होती हैं वो भारत में अंजाम देते हैं। अगर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो अपनी बात को विश्व पटल पे बहुत मजबूती से रखने से पहले हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। देखिए जो भी 4-5 जो ताकतें हैं जिनको वीटो पावर हासिल है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो दुनिया के बड़े देश हैं, मतलब आर्थिक रूप से बहुत बड़े देश हैं, और इन देशों ने पूरे विश्व की कमान अपने हाथों में ले ली है। भारत कितना भी कोशिश कर ले, भारत हो या ब्राजील हो या इस तरह के जो भी मिडिल लेवल कंट्रीज हैं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, इनकी बातें अभी तक उन कानों में नहीं पड़ती हैं जहां पर पड़नी चाहिए थी। इक्का दुक्का सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर पक्ष में खड़ा हुआ दिखता है, जैसे आज ही ले लीजिए फ्रांस के तरफ से ट्वीट आया है और रशिया की तरफ से ट्वीट आया है जिन्होंने भारत का समर्थन किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। लेकिन चाइना हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान खैर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक, देखिए हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिक्स की वजह से हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पहले एक जमाने में अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती हुआ करती थी, और अमेरिका ने पाकिस्तान का अपने कोल्ड वॉर में, रशिया के साथ कोल्ड वॉर में खुलकर इस्तेमाल किया हुआ है। और आज अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे, वहां पर भी पाकिस्तान को लाना बेहद मजबूरी वश ही सही, लेकिन बहुत जरूरी हो गया है। और यहां तक कि भारत की तो इग्नोर करके पाकिस्तान को लाया जाता है, जबकि भारत के भी वहां पर हित जुड़े हुए हैं। तो भारत को इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए विश्व पटल पर ये जो रस्साकशी चलती है, ये बहुत दिनों तक चलती है, यानी एक लंबी प्रक्रिया है। हम एक दिन में ये नहीं कह सकते हैं कि आज चीन ने ये कह दिया तो इसका मतलब यही होता है। वहां पर चीन, आप देखिए पिछले 20-25 सालों से लगातार एक प्रक्रिया के तहत अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। चीन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता बहुत पहले हासिल कर ली थी, लेकिन उसने कभी ऐसा
उस दौरान ये ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट किया था कि जिससे चीन के ऊपर किसी तरह का विवाद हो। अब जब चीन ने अपने आप को मजबूत बना लिया, आर्थिक तौर पर मजबूत बना लिया, सामरिक तौर पर मजबूत बना लिया, तो अब वो चीजों को डिक्टेट करने की कोशिश करता है। तो भारत को भी उस कंडीशन तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन हाँ, उस समय का भारत को सदुपयोग करना चाहिए। भारत को ऐसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने पड़ेंगे, भारत को ऐसे देशों के साथ तमाम तरह के आर्थिक संबंध बनाने पड़ेंगे और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में कई सारी चीजों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अब जैसे पहले हम अमेरिका के धुर खिलाफ हुआ करते थे, अब हमने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की है और अब हम अमेरिका के साथ हथियारों के सौदे कर रहे हैं और साथ ही साथ रशिया के साथ हमने संबंध खराब नहीं होने दिए हैं। पहले यह माना जाता था कि अगर आप रशिया के खेमे में हैं तो आप अमेरिका के खेमे में नहीं रह सकते हैं, लेकिन भारत ने यह करके दिखाया कि भारत एक साथ दोनों खेमों में रह सकता है। अब ये जो तीसरा खेमा चीन का बन रहा है, जिससे पाकिस्तान एक बहुत ही सक्रिय सदस्य है, तो मुझे लगता है कि भारत को चीन के खेमे में जाना नहीं चाहिए, लेकिन चीन को किसी न किसी तरह से इस अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए, यानी चीन को विवश करना चाहिए। चीन बिना विवश हुए आपकी बात नहीं सुनेगा और जब बिल्कुल। तक चीन सर, नहीं अपने सुनेगा पास तो एक बहाना भी है कि चीन का इतना सारा बिजनेस भारत से चल रहा है। एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। चीन को आपको विवश करना पड़ेगा। देखिए, चीन उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है। तो इस उभरती हुई आर्थिक शक्ति के फन को अभी पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर समय बाहर निकल गया और चीन एक अगर अमेरिका के बराबरी में पहुंच गया, जैसा कि वो महत्वाकांक्षा रखता है, तो भारत के लिए उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दिनेश, मेरा यही मानना है कि भारत को समय का सदुपयोग करना पड़ेगा और ये बेहद महत्वपूर्ण समय है इस साल अगस्त का और अगले साल दिसंबर का, जब भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करेगा। ये छोटे छोटे स्टेप ही सही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि हमें आगे चल के विश्व वार्तालाप में हिस्सा दिला सकते हैं। चलिए महमूद सर, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? हालांकि आपने पहले भी कहा कि हमें विश्वास में सभी को लेना है, लेकिन फिर भी इतना कम वक्त में कैसे हम सब लोगों की नज़र में आए और जो हमारी आगे की जो सीढ़ी है वो भी मजबूत हो जाए। बोला कि यहाँ पे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेन पिलियर जो है वो आपके जो है 5 जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वही हैं। तो अब देखिए, अगर हमको मेन जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन है? चाइना अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान के थ्रू लड़ता है। चाइना ये नहीं चाहता, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि इस रीजन में इंडिया जो है एक बहुत बड़ी पावर बन के उभर रहा है, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली ऑल्सो, और वर्ल्ड में भी हमारी से बढ़ रही है। इससे वो थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। तो अब वो खुल के वो जो है इंडिया के खिलाफ आ नहीं सकता, क्योंकि उसके इकोनॉमिक हित बहुत ज्यादा है। इस वक्त आप ये देखिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लास्ट ईयर जो हमारा गलवान में जो हुआ और जो हमारे 20 फौजियों ने अपनी जान निछावर कर दी मुल्क के लिए, उसके बावजूद भी देखिए आप जो है चाइना आज जो है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 79 बिलियन के करीब जो है हमारी और उनकी ट्रेड है, और जिसमें करीब 40 बिलियन का हमको डेफिसिट है। तो चाइना अगर आपकी बात कोई समझता है तो वो इकोनॉमी की बात समझेगा। तो उसको प्लेनली बता देना है कि देखिए ऐसा नहीं चलेगा कि आप हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र भी करते रहेंगे और आप इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमसे लेते रहेंगे, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। बिल्कुल सर। आज हमारी जो है आप अगर यूएसए जो है सेकंड नंबर पे आ गया, यूएसए और यूएई की आप अगर मिला भी लें, उससे ज्यादा जो है हमारा जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो चाइना से हो रहा है। हम बहुत हद तक बहुत सारे एरियाज में चाइना के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। बिल्कुल सर। और चाइना जो है हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो हमारे ऊपर डिपेंड रहे, हम उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन ये हमको बताना होगा उसको कि देखिए ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो है आपकी प्रॉक्सी वॉर भी लड़ते रहें, हमसे भी लड़ते रहें, बॉर्डर पे आप जो है उल्टी सीधी हरकतें भी करते रहें, उसके साथ साथ आप जो है हमारे देश को जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है मैसिवली इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, और हमारा जो है हम लोग बहुत सारी मशीनरी के ऊपर उनके पास बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो जैसे मैंने बताई दिया, इस वक्त आपको वर्ल्ड में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना ही है। चाइना सिर्फ और सिर्फ समझता है लैंग्वेज इकोनॉमिक्स की। अब उसके लिए हम कितना सक्षम है, कितना हम जो है साहस ले सकते हैं, तभी जो है हम इसको जो है चाइना को मजबूर कर सकते हैं
कि एक तो बाज आए पाकिस्तान को जो है ये हरकतें कर रहे थे, और खुद बाज आए जो हमारा LOC है उस पे जो है इस किस्म की हरकतें ना हो। बिल्कुल सर। अनुपम सर, जैसा कि आपने कहा कि हम उस पर डिपेंड हैं, या उसको सामने वाले को हमें ये एहसास कराना है कि वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर भारत पूरी तरह से चीन के साथ अगर आदान प्रदान बंद कर देता है तो इसमें नुकसान तो हमारा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन भी तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यही कहने मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आज की दुनिया में हम किसी भी देश के साथ इस तरह के संबंध नहीं रख सकते। हम अगर अपनी सिचुएशन को देखें आज, तो हम चाइना के साथ आर्थिक रूप से हम व्यापार को बंद नहीं कर सकते, ये असंभव है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम चाइना की कमजोर नसों को तो पकड़ सकते हैं। हमने पिछली बार कब खुल करके तिब्बत का समर्थन किया था, मुझे याद नहीं आता है। जबकि तिब्बत को हम हमेशा समर्थन करते रहे हैं, मॉरली समर्थन करते रहे, लेकिन विश्व पटल पर हम तिब्बत के साथ खड़े क्यों नहीं दिखते हैं? और मुझे लगता है कि ये बहुत कमजोर नस है। अगर इसके ऊपर भारत प्रहार करना शुरू कर दे तो चाइना को दबाया जा सकता है। इसके साथ साथ भारत को उइगर मुसलमानों के समर्थन में खुलकर आना चाहिए था। हम वो कंट्री है जो कि दुनिया में किसी भी तरह की समस्याएं मानवीय समस्याएं पैदा नहीं करते हैं। तो अगर चाइना के अंदर मानवीय समस्याएं हो रही, कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, तो भारत को चाहिए कि वो इसके ऊपर बात करे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करे। देखिए, आप आर्थिक रूप से चाइना को नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आप डिप्लोमेटिकली उसको दबा जरूर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस दिन हमने खुल करके चाइना की इन कमजोर नसों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, चाइना दबना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चाइना के पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। चाइना चीजों को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना चाहता है। चाइना इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। भारत को इस चीज को तोड़ना पड़ेगा। भारत को चाइना के हाथों में इस तरह से विवश करना पड़ेगा कि चाइना बाकी सब चीजों के साथ ध्यान हटा करके भारत के साथ चाइना खुद बात करे। हम तिब्बत के ऊपर बात करें, खुलकर बात करें। तिब्बत का जबरदस्त समर्थन अगर हम करेंगे, आर्थिक व्यापार चलने दें, उसके ऊपर मैं नहीं मना कर रहा हूं कि आर्थिक व्यापार बंद कर दें। चाइना कभी नहीं बंद करेगा, क्योंकि चाइना के खुद के व्यापारिक हित भारत के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन तिब्बत की आजादी की हम बात कर सकते हैं, हम उइगुर मुसलमानों की बात कर सकते हैं, हम चीन के अलग अलग प्रांतों में हो रहे दमन की, मानवाधिकार के दमन की बातें कर सकते हैं। हमें करना पड़ेगा। देखिए, चीन जब चाहता है बॉर्डर पर हमको परेशान करता है, चीन जब चाहता है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम अपने आप को डिफेंसिव बनाते जा रहे हैं पिछले 70 सालों से, और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। चीन ने ठीक इसका उलट किया। आज देखिए चीन कहां पे पहुंचा हुआ है। चीन विश्व की एक बड़ी ताकत बना हुआ है, और भारत आज भी उसी पुराने रवैये को अपनाया हुआ है, जबकि सरकारें आती जाती रही हैं। ये सरकार पिछले 7 सालों से है, और इस सरकार में एक उम्मीद दिखाई दी थी कि ये सरकार पिछली सरकारों से अलग हट करके चीन के साथ आक्रामक रवैया अपनाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, ग्राउंड पर आज भी हालात वही हैं। हम बार बार सीमा पर तनाव को लेकर के बैठकों के दौर जारी किए हुए हैं। मैं खुद पता नहीं कितने चैनलों पर इन बैठकों के ऊपर बैठ करके डिस्कस कर चुका हूं, और मैं व्यक्तिगत रूप से दिनेश आपको बताता हूं, मैं थक चुका हूं ये बात ये समझाते कि भारत और चीन के बीच में विवाद का अंत क्या होगा। भारत और चीन के बीच में अंत सिर्फ यही होगा दिनेश, कि हम चीन की कमजोर नसों को दबाएं, और कमजोर नसों को दबाने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। हम पीस कीपिंग की बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, तो हम पीस कीपिंग में तिब्बत के शरणार्थियों का मुद्दा उठाएं और खुल करके उठाएं। बिल्कुल। महमूद सर, क्या लगता है, क्या वाकई हमारी आक्रामकता ही हमारी कमी है? हम सिर्फ अपने देश के अंदर बातें करेंगे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा कर देंगे, चीन को इस तरह का जवाब दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में हमारी आक्रामकता कहीं ना कहीं कमजोर है। ये आक्रामक तो आपको होना पड़ेगा। डिफेंसिव आप कब तक रहेंगे? अगर आप रहेंगे तो दूसरा जो मुल्क है वो ये समझेगा कि आप कमजोर हैं। नहीं, मैं अपने को पैनलिस्ट जो है उनसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और जो उसकी चाइना की जो दुखती रगें हैं उनको आपको दबाना होगा और खुल के बोलना होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब चाइना तभी समझेगा। देखिए, आर्थिक तौर से तो इस बहुत पॉसिबल नहीं है कि हम जो है चाइना का बाइकआउट कर सकें, क्योंकि देखिए चाइना की इकोनॉमी करीब 15 से 16 ट्रिलियन की है, और हमारी सिर्फ 3 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी है। और हम जो है, और देखिए उसके साथ साथ चाइना को भी मालूम है, चाइना को देखिए यूरोप में और यूएसए में बड़ा जो है उसके खिलाफ एक तरीके से माहौल बना हुआ है, तो उसको भी जो है बड़ी बड़ी मार्केट चाहिए, और इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया की मार्केट को खोए। तो इस वजह से हमको भी अपना जो है ये देखना चाहिए कि हमारी क्या मेरिट्स हैं,
और उन मेरिट को सामने रखते हुए जो हमारी ताकत है, चाइना को भरपूर आंख से आंख मिलाने की बात करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप अगर डिफेंसिव होंगे तो आपको और ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा। तो जो उसके वीक पॉइंट्स हैं उन पे हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। जैसे कि अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि आप तिब्बत को लें, आप रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो वहाँ पे वो कर रहा है, दमन कर रहा है जिस तरीके से, उसके अलावा एक और चीज जो है जिस तरीके से इसको कोविड को लेके हो रहा है कि साहब इन्हीं की तरफ से हुआ, उस पे भी जो है मोरली हम इसको बिल्कुल दबा सकते हैं एक तरीके से। कम जिस तरीके उसकी छवि को लेकर के हमें मुखर होना पड़ेगा और ये समय की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों का, अनुपम तिवारी सर, महमूद आलम सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो अब भारत का डंका बज रहा है, लेकिन अब ये भारत इसका कितना लाभ ले पाएगा ये एक देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।